हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट वेरी बेसिक चैप्टर दैट इज केमिकल बॉन्डिंग, द बेस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिकल बॉन्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे हर साल आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्वेश्चंस ही नहीं, उसके अलावा हर एक चैप्टर में आपके पास बॉन्डिंग का कोई ना कोई यूज होता ही होता है, इसलिए आपको केमिकल बॉन्डिंग ठीक से आना बहुत ज़रूरी है। केमिकल बॉन्डिंग आने के लिए आपको कुछ टर्म्स आने चाहिए विच आर यूज्ड और बीइंग टॉट इन पीरियडिक टेबल। तो हम लोग उन इंपॉर्टेंट टर्म्स को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे विद केमिकल बॉन्डिंग। सो वी आर गोइंग टू यूज सम बेसिक टर्म्स, जिनमें आपके पास सबसे पहला टर्म आता है आयनाइजेशन एनर्जी। या फिर आप इसे आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। देखो, हम लोगों ने पीरियडिक टेबल में इतना तो पढ़ा ही है कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब भी हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा बहुत यूज करते रहेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को सब बेसिक चीज़ें अच्छी तरह से पता होंगी, क्योंकि आप लोग पीरियडिक टेबल आपके पास आराम से आपने पढ़ा हुआ होता है, और ये सब चीज़ों की साउंड नॉलेज आपको होनी चाहिए कि जब भी आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो साइज में वेरिएशन किस तरह से आ रहा होता है। तो आई एम बीइंग कंसीडरिंग, बट स्टिल जहां भी जरूरत होगी मैं आपको गाइड करता रहूंगा। सो स्टार्टिंग ऑफ विद आयनाइजेशन एनर्जी। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम, इसका मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड मीन्स एक एटम जो किसी भी तरह के बॉन्ड्स फॉर्म नहीं कर रहा है, वो अकेला एक एटम है, उसके ऊपर किसी दूसरे एटम का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, दैट एटम शुड बी प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। उस गैसियस एटम के आउटरमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। दैट मीन्स इफ यू आर गिवन विद एन एटम ए, दैट एटम शुड बी प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। इस गैसियस एटम के आउटरमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको इसे कोई ना कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है। यू हैव टू प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू इजेक्ट दिस इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ दिस एटम। तो यहाँ पे जो एनर्जी आपको देनी पड़ती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। दैट मीन्स ए गैस गिव्स ए प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रोसेस में आपको इस एटम को कोई ना कोई एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं? उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। तो याद रखना आप लोग, आपके पास एटम हमेशा कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए? गैसियस स्टेट में। फॉर एग्जांपल सोडियम, मैं लिखता हूं सोडियम सॉलिड गिव्स Na प्लस सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन। ये इसकी आयनाइजेशन एनर्जी का इक्वेशन नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी होने के लिए एटम हमेशा कौन से स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए? गैसियस स्टेट में। दैट मीन्स द फॉर्म विल बी Na गैस विल गिव Na प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। इस प्रोसेस में आपको जिस एनर्जी देनी पड़ी होगी उसे हम क्या कहते हैं? इसकी आयनाइजेशन एनर्जी। एटम आपका हमेशा कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए? गैसियस फॉर्म में, नॉट एन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो पहली चीज आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। सिंस यहाँ पे आपको एनर्जी प्रोवाइड करवानी होती है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी। एक एलिमेंट के लिए आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे आपको एनर्जी क्या देनी पड़ती है। ठीक है, एनर्जी गिवन टू एनी सब्सटेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, एनर्जी रिलीज्ड इज ऑलवेज नेगेटिव। सो आयनाइजेशन एनर्जी विल बी ऑलवेज बी पॉजिटिव। देन हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे सबसे पहला फैक्टर आता है आपके पास साइज। सी, मैं आपके सामने दो एटम्स ड्रॉ कर रहा हूं, 1
यहां पर दोनों में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आप मुझे बताओ कहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, किस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी चाहिए? ऑब्वियस सी बात है इस एटम से। क्यों? क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस क्या है? कम। डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? ज्यादा। और अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालने के लिए आपको एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा। दैट मीन्स जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है, अगर छोटा एटम है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, बड़ा एटम है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम। दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जैसे जैसे आपके पास साइज इंक्रीज होगा आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, जैसे साइज डिक्रीज होगा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। सो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। सो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, सिंस साइज डिक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज। एंड ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम in a group, ionization energy will decrease as size increases. जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। जब आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? आपकी डिक्रीज होगी। तो ये था आपका फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Ionization energy is directly proportional to effective nuclear charge, जिसे हम Z इफेक्टिव बोलते हैं। जैसे जैसे न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। That means as nuclear charge increases, the attraction force between the nucleus and the electron will increase. That will result in increased ionization energy. So whenever effective nuclear charge increases, ionization energy will also increase. On moving from left to right, effective nuclear charge increases. That is why on moving from left to right, ionization energy will also increase. Then the third factor is electronic configuration. So you always keep in mind half filled and fulfilled configurations are exceptionally stable. And more energy will be required to remove electron from them. अगर किसी एटम में हाफ फिल्ड या फिर फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस हैं तो दीज कॉन्फ़िगरेशंस आर कंसिडर्ड मोस्ट स्टेबल. फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन is more stable than half filled and then is partially filled. So if an atom has fulfilled electronic configuration, it will have exceptionally high ionization energy, then half filled and then fulfilled. That is why noble gases have fulfilled configuration, NS2, NP6. Both S and P orbitals are completely filled. That is why the ionization energy of noble gases are highest, because this is the most stable configuration, and to remove an electron from this configuration you have to provide high amount of energy. That is why the ionization energy of noble gases is highest. One more example for this reason is nitrogen and oxygen. If we see the order of size,
size of oxygen is less than nitrogen. So according to size, the ionization energy of oxygen should be greater than nitrogen, because ionization energy is inversely proportional to size. As size decreases, ionization energy should increase. So ionization energy of oxygen should be greater than nitrogen, but it is not. Why so? It is due to the configuration. What is the configuration of nitrogen? It is 2s2 2p3. And what is the configuration of oxygen? It is 2s2 2p4. So if we see the configuration of nitrogen, nitrogen has half-filled configuration. In both the atoms, electrons are present in 2p orbital, and p orbital can accommodate a maximum of 6 electrons. In case of nitrogen, there are 3 electrons in it. In case of oxygen, there are 4 electrons in it. Since nitrogen has half-filled configuration, and half-filled configurations are more stable than partially filled configuration, that is why ionization energy of nitrogen is greater than ionization energy of oxygen. So the expected order is reversed. Actually होना क्या चाहिए था? ऑक्सीजन की ionization energy नाइट्रोजन से क्या होनी चाहिए थी? ज्यादा. But due to more stable configuration of nitrogen, ionization energy of nitrogen is greater than oxygen. So this is how ionization energy depends on electronic configuration. If an atom has half-filled or full-filled electronic configuration, it will have extra stable configuration, or will have greater ionization energy. Then next factor is your screening effect or shielding effect. It's shielding or screening effect. See, ionization energy is inversely proportional to screening effect. What is screening effect? If there is an atom, उसके अंदर क्या होगा? पास एक न्यूक्लियस, it will contain electrons. इसे हम बोलते हैं inner shell. There will be some electrons in the inner shell, and there will be an electron in the outer shell. So these inner electrons will exert repulsion on this outer electron, and this nucleus will exert attraction on this outer electron. So due to repulsion exerted by these electrons, the nucleus cannot exert the full attraction force on this electron. ये सारे electrons nucleus से इस electron को क्या करेंगे? Shield करेंगे. They will not allow the nucleus to attract this electron. तो अगर electrons की shielding अच्छी है, तो nucleus का इसके ऊपर attraction force क्या होगा? कम होगा. nucleus का attraction force कम होगा, तो इस electron को निकालना उतना ही क्या हो जाएगा? आसान. लेकिन अगर shielding poor है, शील्डिंग पुअर होगी, तो न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा. अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या हो जाएगा? उतना ही मुश्किल. सो इफ स्क्रीनिंग इफेक्ट इज बेटर, इफ स्क्रीनिंग इज परफेक्ट, देन आयनाइजेशन एनर्जी विल बी लो. इफ स्क्रीनिंग इज वीक, देन आयनाइजेशन एनर्जी विल बी ग्रेटर. सो आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट. और इफ यू रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग, सबसे अच्छी स्क्रीनिंग कौन करता है? S, then P, then D, then F. तो अगर आपके पास इनर शेल S शेल है, तो इट विल बी डूइंग परफेक्ट शील्डिंग, और उसके केस में आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास? कम. तो आयनाइजेशन एनर्जी और स्क्रीनिंग इफेक्ट का सिंपल सा रिलेशन होता है, मोर इज द स्क्रीनिंग, लेसर विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी. The next factor is penetration power. Of orbitals. S, P, D, that is more energy
is required to remove electron from s orbital. पेनिट्रेशन पावर मीन्स किस इलेक्ट्रॉन के अंदर आप पेनिट्रेट करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हो. फॉर एस यू नीड द मैक्सिमम एनर्जी एंड फॉर एफ यू नीड द मिनिमम एनर्जी. That means for same shell, if an electron is present in S and P, for example in 2s and 2p, then electron can be easily removed from 2p, but it cannot be removed from 2s. ठीक है, तो ये याद रखना है आपने. पेनिट्रेशन पावर अगर एक ही शेल है 3s 3p 3d, तो from electron can from 3d can be easily removed as compared to 3s and 3p. ठीक है, ये हमेशा याद रखना है आपको. इसीलिए जो हीलियम होता है, हीलियम हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि हीलियम का कॉन्फिगरेशन क्या होता है 1s2. 1s शेल इज मोस्ट क्लोजर टू न्यूक्लियस. सेकेंड, हीलियम हैज स्मॉल साइज, उसकी वजह से आपको हीलियम से जो इलेक्ट्रॉन निकालना होता है उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए हीलियम हैज हाई आयनाइजेशन एनर्जी. सो दीज वर सम फैक्टर्स ऑन विच द आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स. पहला साइज, न्यूक्लियर चार्ज. थर्ड है आपके पास स्क्रीनिंग इफेक्ट, सॉरी थर्ड वाज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. फोर्थ शील्डिंग इफेक्ट, एंड फिफ्थ वन इज योर पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल्स. द नेक्स्ट टर्म इज सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज. सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज. देखो ये क्या होती है. सपोज आपके पास एक गैसियस एटम था A, and you removed an electron from this gaseous atom. Here the energy required is called IE1, ionization energy to remove first electron. Then again from this A plus gas you again removed one more electron. This will form A2 plus gas plus electron. I'll call it IE2. Then from A2 plus gas you removed one more electron. This I will call IE. This IE1, IE2, IE3 is called successive ionization energies. The energy required to remove electrons one after another successively are called successive ionization energies. And keep in mind, IE1 will be less than IE2, IE2 will be less than IE3. Each time you are removing an electron, the positive charge on nucleus increases. If positive charge on nucleus increases, then its attraction force also increases, and if its attraction force increases, then energy required to remove that electron will also increase. Simple example, suppose ये आपके पास एक एटम था A, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे, and 5 protons were here. Number of electrons is equals to number of protons. Now you removed one electron. If you removed one electron, there will be 4 electrons and 5 protons. In this case, in the previous case, 5 protons were exerting attraction forces on 5 protons. Now 5 protons are attracting 4 electrons. That means force will be increased. Now remove one more electron. Now in this case, 5 protons are attracting 3 electrons. That means हर केस में आपका फोर्स क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. So the energy required to remove each electron will be increased. That is why successive ionization energies have this order. IE3 will be greater than IE2 and IE2 will be greater than IE1. This is general order. But in some cases, after removal of first electron, the element can achieve full-filled or half-filled configuration. For example, see this case, oxygen. The configuration of oxygen is 2s2 2p4. So IE1 of oxygen will be O gas changes to O plus gas plus electron. Now O plus gas, if you want to remove an electron from O plus gas, it will form O2 plus gas plus electron. What is the configuration of O plus gas? Remove one electron from here,
So it will be 2s2 2p3. O plus gas has half filled configuration, and half filled configurations are more stable. Therefore, the second Einstein energy IE2 for oxygen will be greater than IE1. Okay, so this will be IE2 is greater than IE1. But if we take, this is the general order just following, but if we take the example of nitrogen, what is the configuration of nitrogen? Nitrogen is 2s2 2p3. So nitrogen gas gives N plus gas plus electron. This is IE1. Now N plus gas gives N2 plus gas plus electron. This is IE. This was 2s2 2p3 and this is 2s2 2p. Which configuration is more stable? This one. So more energy is required to remove electron from this configuration as compared to this. That means IE1 for nitrogen will be greater than IE2 for. That means in case of nitrogen IE1 will be greater than IE2, whereas general trend is IE2 should be greater than IE1. तो जहां भी आपके पास हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस एंटर कर जाते हैं वहां पे आपके पास हमेशा जनरल ऑर्डर क्या होगा, चेंज होगा, जैसे यहां पर हो रहा है. So whenever talking about ionization energy, you have to keep in mind the electronic configurations. Full filled and half filled configurations are more stable and they should be given preference. So this is your ionization energy और इसी तरह हम इसके साथ डील करते हैं. The next term is your electron affinity. That is E. Now see what is electron affinity. The energy released note this point, energy released when an electron is added to a neutral isolated gaseous is called इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी एंड दैट रिलीज्ड एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. मैंने वो पहले ही बताया था, जब भी एनर्जी रिलीज होगी तो उसका साइन कैसा होगा? नेगेटिव. दैट मीन्स EA इज always negative, whereas IE, ionization energy, was always positive. Now why this energy is released? See, this is an atom. Suppose there are 6 electrons in this. If you add one more electron here, electrons and electrons have same charge, so they will repel each other. So if you try to add this electron to this atom, there will be repulsion between these all electrons and this electron. Due to repulsion, the energy of atom will increase. So balance that repulsion to counterbalance the effect of this repulsion, the atom will release energy. Because जैसे atom की energy increase होगी उसकी stability क्या हो जाएगी? Decrease. तो stability gain करने के लिए वो जो energy increase हुई है atom उसको क्या कर देगा? Release कर देगा ताकि वापस उसकी energy क्या हो जाए? Down हो जाए.
तो सिंस यहाँ पे रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए एटम क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। इसलिए जब भी आप एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो एनर्जी हमेशा क्या होगी, रिलीज, एंड दैट इज बाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, फिर अगेन हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फैक्टर्स affecting electron affinity. Again, first factor is your size, and electron affinity is inversely proportional to size. एक एटम जितना छोटा होगा उसके और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, उतना ही ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, अगेन दीज टू एटम्स, दिस इज स्मॉलर वन एंड दिस इज बिगर वन। अगर आपको दोनों में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो कहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना ज्यादा आसान है, जहां पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, कम। डिस्टेंस कम है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आसानी से क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है। यानी एटम का साइज जितना छोटा होगा उसमें अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, और वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना उतना ही आसान होगा, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। एक चीज याद रखना, हाई इलेक्ट्रो एफिनिटी मीन्स more negative value। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है, मतलब मैंने कहा एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है बी, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -300, इसकी -400। तो जिसकी -400 है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जिसकी माइनस। ग्रेटर इलेक्ट्रोएफिनिटी का मतलब है मोर नेगेटिव वैल्यू, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतनी ज्यादा क्या होगी आपके पास, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो जैसे जैसे आपके पास साइज डिक्रीज होगा वैसे वैसे आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन ये रूल कहीं कहीं पर चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल इन टू केसेस, केस 1 हेलोजेंस, हेलोजेंस आर फ्लोरीन, क्लोरीन, bromine, iodine. In case of these halogens, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए था, सी टॉप टू बॉटम साइज विल increase, and if size will increase then electron affinity will decrease. That order should be fluorine, then chlorine, then bromine, then iodine. This is our expected order, but actually this order is wrong. The actual order is Cl, then F, then Br, and then chlorine has the highest electron affinity in the periodic table. Now why this variation is, see, fluorine, if this is fluorine then this will be chlorine. फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। This is for fluorine. Again for chlorine, 1 2 3 4 5 6। आपने दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। फ्लोरीन में पहले ही फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा है, छोटे साइज में पहले से कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 7। अगर आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर रहे हो तो रिपल्शन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों के कंपैरिजन में Cl के पास जो रिपल्शन है वो क्या है, कम है, तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, आसानी से अकोमोडेट कर सकता है। बट ड्यू टू रिपल्शन फ्लोरीन कैन नॉट अकोमोडेट दिस एक्स्ट्रा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर फ्लोरीन इसको अकोमोडेट नहीं कर सकता तो फ्लोरीन को इसको एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, कम होगी। टेंडेंसी कम होगी तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू क्लोरीन। So due to small size of fluorine, you can write due to small size of fluorine, there is more repulsion. There is more repulsion between the valence electrons of fluorine, between the valence electrons of fluorine and the incoming electron, as compared to
as compared to chlorine, and therefore fluorine will not have a tendency to accept this electron. So its electron affinity is less than the electron affinity of chlorine, and the order is this. ठीक है, याद रखना हेलोजेंस के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होता है? अकॉर्डिंग टू रूल फ्लोरीन मस्ट हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन ऐसा नहीं होता है. क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की साइज छोटी होती है, रिपल्शन ज्यादा होता है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इस ऑर्डर में. सिमिलरली आपके पास एक वेरिएशन और आता है, दैट इज फॉर ऑक्सीजन ग्रुप. लेट्स सी व्हाट इज दैट वेरिएशन. Oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. Again, top to bottom, size will increase. So EA should decrease. That means your expected order should be oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. But again this order is wrong. The actual order is sulfur, then selenium, then tellurium, then polonium, and last is. The reason is same. Due to small size of oxygen, there will be more repulsion, due to which the atom will not have a tendency to accept electron. तो ये आपके पास दो मेन वेरिएशंस है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डिपेंडिंग ऑन साइज. फर्स्ट हेलोजेंस एंड सेकंड ऑक्सीजन फैमिली. हेलोजेंस में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से क्या होगी? कम. बाकी सब क्या होगा? एक्सपेक्टेड ऑर्डर कह रहा हूं. ऑक्सीजन फैमिली में क्या होगा? बाकी सब एक्सपेक्टेड ऑर्डर के थ्रू होगा, लेकिन ऑक्सीजन कहां चला जाएगा? सबसे पीछे. तो याद रखना ऑक्सीजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? एक्सेप्शनली लो ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड स्मॉल साइज, जिसकी वजह से क्या होता है? रिपल्शन ज्यादा होता है, तो एटम की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है? कम हो जाती है. उसके अलावा बाकी वही जनरल फैक्टर्स. द सेकेंड फैक्टर इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. Which is called Z effective, and your electron affinity is directly proportional to Z. Then third, electronic configuration. If any element have this type of configuration, NP5 or NS1, so that it can accept one electron and will go to NP6, one electron and will go to NS2. So these type of elements will have higher value of electron affinity, because इनकी tendency क्या है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की बहुत ज्यादा है. That is why halogens are फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. इन सबका कॉन्फिगरेशन क्या होता है? NS2, NP5. तो इनको कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन, ताकि ये कहां चले जाएंगे? नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. सो फॉर दिस रीजन हेलोजेंस हैव हाई वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ड्यू टू दिस वन लेस कॉन्फिगरेशन टू नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. तो ये आपके पास कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करती है. नाउ देयर इज वन मोर टर्म व्हिच इज मोर कंफ्यूजिंग विद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. It's known as electron gain enthalpy.
और आप इसे साथ में क्या कहते हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जी हाँ, दोनों क्या है, सेम। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर फिजिकली सेम, फिजिकल सिग्निफिकेंस दोनों का क्या है, सेम। लेकिन बहुत कंफ्यूजन होता है इन दोनों के अंदर। देखो कंफ्यूजन क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जब भी आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कंपेयर कर रहे हो तो कंपेयर इट विद मैग्नीट्यूड ओनली। विद मैग्नीट्यूड का मतलब आपको सिर्फ कौन सी वैल्यू लेनी है, जो वैल्यू ज्यादा नेगेटिव हो, मोर नेगेटिव वैल्यू। When you are comparing electron affinity, you will only consider more electronegative value. Whereas electron gain enthalpy, you have to consider it with sign. Along with magnitude, you have to also consider sign. It's the same. Electron gain enthalpy is the amount of energy released when an electron is added to a neutral isolated gaseous atom. But the difference is, जब आप electron affinity की बात करोगे तो you will consider only magnitude, but when you will talk about electron gain enthalpy, you will consider sign also. For example, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. आपको दिया हुआ है, इसके लिए एनर्जी होती है -141 किलो जूल पर मोल, जो इस पे इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। इसके लिए होती है -200, दिस इज -195, दिस इज -178, दिस इज -165. So if you have to arrange them in the order of electron affinity, then order will be, for electron affinity you have to just see the magnitude. Which one is highest? 200. So sulfur, then selenium, then tellurium, then polonium, and then oxygen. Is this clear? Now, if you have to arrange them in order of electron gain enthalpy, then the order will be, which one is highest? You have to consider sign also. So -141 is greatest. -141 is greater than this, 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 and this. So it's oxygen, then polonium, then tellurium, then selenium, and then. So electron gain enthalpy has just the reverse order of electron affinity. From these 2 points, we can also say that electron gain enthalpy is negative of electron affinity. That is why the order is reversed. Clear? So when you are comparing electron affinity, you will consider only magnitude. When you are comparing electron gain enthalpy, you will also consider what? Sign. Without sign, you will not compare electron gain enthalpy. Now again, like successive ionization enthalpies, you also have successive electron gain enthalpies. If one electron is added, we will call it EA or EGE1, electron gain enthalpy for first electron. A minus gas plus electron will give you A2 minus gas. You will call it EGE2. Similarly, A2 minus gas plus electron will give A3 minus gas, EGE3. Keep in mind, here EGE1 is negative, whereas all other are positive. Because to add an electron in an anion, you have to give energy. In this case energy is released, क्योंकि आपको repulsions क्या करने हैं, minimize करने हैं. But after this case repulsions क्या हो जाएंगे, और भी ज्यादा. तो अब आपको इलेक्ट्रॉन को देने के लिए, उसको इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करने के लिए you have to add extra energy. That means EGE1 is negative, but all the other electron gain enthalpies are positive. तो ये होती है आपके पास electron affinity. What you have to remember is order of halogens and order of oxygen. Fluorine is less than chlorine, then bromine and iodine, and oxygen has the least electron affinity among chalcogens. Oxygen family को हम बोलते हैं chalcogen. तो oxygen की electron affinity क्या है, सबसे कम. ठीक है, due to its small size and high electron affinity, small size की वजह से क्या होता है, repulsion ज्यादा होता है, इसलिए आपकी electron affinity क्या होती है इसकी, कम.
देन फर्दर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर कर रहे हो तो यू विल कंसीडर मैग्नीट्यूड ओनली, जब आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंपेयर कर रहे हो तो यू विल कंसीडर बोथ मैग्नीट्यूड एंड साइन। दैट मीन्स आपको साइन के साथ चलना है, साइन को इंक्लूड करते हुए जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। So these are two basic terms, ionization energy and electron affinity. Then next term is our electronegativity. E. See, बहुत से टाइम स्टूडेंट्स confuses this electron negativity with electron affinity. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दोनों में दिन और रात का अंतर है। बोथ आर टू एग्जैक्टली डिफरेंट टर्म्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, देखो, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट the shared pair of electrons of a covalent bond. What is electronegativity? The tendency of an atom to attract the shared pair of electron in a covalent bond. अगर आपके पास दो एटम्स हैं A and B and if they are forming a covalent bond, that means उनके बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। तो द एटम विच हैव अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इन इसमें से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा वो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो अट्रैक्ट नहीं करेगा वो क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, या फिर जो कम अट्रैक्ट करेगा वो क्या होगा आपका, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या थी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, वो भी किसके अंदर, एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। जबकि ये एक आइसोलेटेड एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होगी ये वो एनर्जी है। सो ये दोनों बहुत डिफरेंट टर्म्स हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डिफाइंड फॉर अ कोवेलेंट बॉन्ड। जब तक बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा तब तक आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कोई भी मतलब, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कोई भी मतलब नहीं निकाल सकते। ठीक है। So the tendency of an atom to attract the shared pair of electrons of a covalent bond is called its electron negativity. पहली चीज तो यहां पर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ गए तो इस पर हम लिखते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या लिखते हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। So the more electronegative atom in a covalent bond will have a negative charge, partial negative charge, and less electronegative atom will have a partial positive charge. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स किस पे ट्रांसफर हो गए, ए पे। कहां से ट्रांसफर हुए, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो बी पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। So this is इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइंड होती है, एक कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। नाउ अगेन फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। So your first factor is again size. Electronegativity is inversely proportional to size. जैसे जैसे साइज डिक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो क्योंकि जैसे साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। सेकंड, Z effective and electron negativity is directly proportional to Z effective. जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगी आपके पास, इंक्रीज होगी। ठीक है। बस ये दो ही फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज कर डिपेंड करती है। थर्ड, कॉन्फ़िगरेशन। सो याद रखना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी does not depends
on electronic configuration. So electronegativity is independent of electronic configuration. तो जैसे जैसे साइज डिक्रीज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, जैसे साइज इंक्रीज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी. एंड डू कीप इन माइंड fluorine is the most electronegative element of the periodic table. F has the highest electronegativity and cesium has the least electronegativity in periodic table. फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, सबसे ज्यादा, और सीजियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, सबसे कम इन दिस पीरियोडिक टेबल. अगेन फैक्टर इज साइज. फ्लोरीन इज स्मॉलेस्ट, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है. तो फ्लोरीन लास्ट मेंबर है क्योंकि फ्लोरीन क्या हो जाती है, नोबल गैसेज, और नोबल गैसेज में साइज थोड़ी सी क्या हो जाती है, वापस से इंक्रीज. तो फ्लोरीन की साइज सबसे कम है इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा. सीजियम की साइज बहुत ज्यादा है इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, सबसे कम. तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, सबसे ज्यादा, जबकि क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द पीरियोडिक टेबल. ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन की. नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को डिटरमाइन करने के लिए आपके पास बहुत सारे स्केल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिनमें से दो इंपॉर्टेंट स्केल है. एक मुलिकन स्केल, मुलिकन स्केल क्या कहता है आपके पास कि किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी दैट विल बी द एवरेज ऑफ इट्स आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. So according to Mulliken, the electron negativity of an element is the average of ionization energy and its electron affinity. तो ये आपके पास Mulliken ने दिया था. So the next scale is Pauling scale. This is the most famous scale and is the most used. आज जब भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करते हैं तो हम पॉलिंग स्केल के बेसिस पे ही करते हैं. According to this, if a covalent bond is formed between two elements A and B, which reacts to form AB, like A2 plus B2 gives AB. So the electronegativity difference of A and B, XA minus XB, will be equal to 0.208 square root of delta. And what is delta? Delta is simply EAB minus square root of EAA into EBB. यहाँ पे EAB क्या है? EAB is bond energy of AB bond. EAA is bond energy of AA bond, and similarly EBB will be bond energy of EBB bond. From this formula, Pauling calculated the electronegativity difference between two atoms. और इसके बेसिस पर पॉलिंग ने अपना एक स्केल बनाया और उस स्केल पे उसने डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज डिफाइन की. और जो वैल्यूज थी आपके पास उसमें आपको कुछ वैल्यूज याद रखनी है. फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद वैल्यू 4. सेकेंड कम्स ऑक्सीजन विद वैल्यू 3.5. Then comes chlorine with value 3.16, then nitrogen 3.04. Okay? तो आपको क्लोरीन और नाइट्रोजन की वैल्यूज याद रखनी है. सिर्फ इनमें डिफरेंस होता है. आप दोनों के लिए 3 वैल्यूज ले सकते हो, पर याद रखना क्लोरीन हैज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन नाइट्रोजन. देन कार्बन 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड देन हाइड्रोजन इट इज 2.1 इलेक्ट्रॉन. एंड हियर कम्स आयोडीन एंड ब्रोमीन which is 2.9 electron volt almost.
So these are some values which you have to keep in mind. Fluorine has the highest electronegativity, then oxygen, then chlorine, then nitrogen, then carbon, and then hydrogen. So these were two main scales which were being used to calculate the electron negativity of a given element. Along with this, आपके पास एक scale और था which is known as Allard-Rorschach scale. So we are not going to use Allard-Rorschach scale. ठीक है, आप लोग उसका फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट दैट इज नॉट इन यूज. बेसिकली आपके पास ये दो इंपॉर्टेंट है, मुलिकन स्केल एंड पॉलिंग स्केल, एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दीज टू स्केल्स. अगर आपको मुलिकन स्केल पे, अगर आपको पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पता है, you can write it as IE plus EA upon 5.6. ठीक है, मुलिकन स्केल पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती थी? It's IE plus EA upon, so you can relate Mulliken scale with Pauling scale, and you can write electron negativity as IE plus EA upon 5.6. That means electron negativity at Pauling scale is electron negativity of Mulliken scale upon 2.8. इसकी वैल्यू कितनी होती है? IE प्लस EA बाई 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 5.6. तो हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यूज क्या होती हैं आपके पास. कभी मुलिकन स्केल पे वैल्यू गिवन है और पॉलिंग पे निकालनी है तो आप इस फॉर्म को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. सो दीज वर थ्री इंपॉर्टेंट टर्म्स, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी. आपको ये तीनों टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, इन तीनों को हम कैसे यूज करेंगे ये आपको पता होना चाहिए, और तीनों में कैसे वेरिएशन आता है ये भी हमें अच्छी तरह से आना चाहिए. ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का फिजिकल मीनिंग होता है कि एक न्यूट्रल एटम को कैटायन में बदलने की टेंडेंसी. एक एटम कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन में बदल जाएगा वो कौन बताता है? आयनाइजेशन एनर्जी. एक न्यूट्रल एटम कितना आसानी से एनायन में बदल जाएगा ये कौन बताता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. और एक एटम एक बॉन्ड में कितना इजीली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है वो कौन बताता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. सो दीज विल बी द थ्री टर्म्स व्हिच वी विल बी यूजिंग इन केमिकल बॉन्डिंग फॉर आवर पर्पसेस. तो आपको ये ध्यान रखना है, एंड नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे विद केमिकल बॉन्डिंग.